Hello everyone, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के असर्शन रीजन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। जल्दी से आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि मैंने अपने असर्शन रीजन सीरीज में ऑलरेडी 9 चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है एंड वी आर गोइंग विद द सीक्वेंस ऑफ NCERT चैप्टर्स। और उसके साथ ही साथ मैं हर चैप्टर के PDF उस चैप्टर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू दे देती हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर ये सब बातें बकवास लग रही हैं तो आप टाइम स्टैम्प्स के हेल्प से डिजायर्ड क्वेश्चन पर लैंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन दिया है दैट इंटरफेस ऑक्युपाइज मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हमने अपने सेल साइकिल में भी पढ़ा है, वो एक डायग्राम के थ्रू यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम एरिया है वो इंटरफेज वाला जो हमारा फेज़ है वो कवर करता है। इंटरफेज में बेसिकली हमारे सेल डिवीजन के लिए तैयारियां होती हैं, सारा चीज़ उसमें जो भी है वो बनता है जो हमारे सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है। हैंस ये हमारा 95% से भी ज़्यादा एरिया को कवर करता है। और अगर 24 आवर्स में एक सेल डिवाइड कर रहा है तो 23 आवर जो है हमारा इंटरफेज लेता है और 1 आवर सिर्फ हमें सेल को डिवाइड करने में लगता है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न दिया दैट इंटरफेज आई फेज इज़ द लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज। तो रीज़न अब बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो इंटरफेज होता है वो एक लंबा, क्योंकि वो वैसे भी मोर देन 95% को कवर कर रहा है, और नॉन डिवाइडिंग फेज है। नॉन डिवाइडिंग मतलब समझो कि यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करता है, वो सेल डिवीजन के करने के लिए सारी तैयारियां होती हैं, जैसे कि DNA का रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, असर्शन में ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, क्योंकि रीज़न में ये नहीं बताया कि क्यों इंटरफेज ऑक्युपाई करता है मोर देन 95% ऑफ द सेल ड्यूरेशन। तो ये हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन दिया है दैट कैरियोकाइनेसिस फॉलोज साइटोकाइनेसिस। मतलब कि पहले साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटो मतलब हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन पहले हो जाएगा और उसके बाद हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो असर्शन अगर ये होता कि साइटोकाइनेसिस फॉलोज कैरियोकाइनेसिस तब ये सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया, इसलिए असर्शन गलत हो जाएगा। रीज़न दिया दैट साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यही मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है लेकिन असर्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन दिया दैट G1 फेज इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो यहाँ से आप डायग्राम में से देख सकते हो कि जो G1 फेज है, G1 वाला फेज वो किसके किसके बीच में आ रहा है हमारा ये जो हमारा माइटोसिस वाला फेज हो गया, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। और ये समझो कि इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन हमारा S फेज में होता है, S इज द सिंथेसिस फेज। तो इसमें हमारा DNA का रेप्लिकेशन होता है। तो और वाकई हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि माइटोसिस और हमारा जो DNA रेप्लिकेशन वाला फेज विच इज़ द S फेज, उसके बीच में हमारा G1 फेज आ रहा है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न दिया दैट द सेल इज अ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव ड्यूरिंग G1 फेज। तो रीज़न एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि भले ही जो G1 फेज़ है हमारा, जो हमारा इंटरफेज वाला फेज़ होता है ना, वो एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ना कि इनएक्टिव। यहाँ पे वो सारी प्रोसेसेस होती हैं, सेल का डिवीजन के लिए सारी तैयारियाँ होती हैं। सेल एक्टिव होता है, सिंथेसिस करता है बहुत सारी चीज़ों का, ना कि वो इनएक्टिव होता है। तो रीज़न यहाँ पे गलत हो जाएगा, असर्शन ट्रू है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन दिया दैट सम सेल्स एंटर इन G0 फेज लीडिंग टू इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो हमारे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लो हमारे ब्रेन के सेल्स हो गए एंड ब्रेन हो गया, हमारे ब्रेन का सेल्स हो गया, हार्ट के सेल्स हो गए, ये G0 फेज में एंटर कर जाते हैं। एक ऐसा फेज जहाँ पर वो एग्जिट कर जाता है हमारे सेल साइकिल से, वो फर्दर डिवाइड नहीं करता है टू फॉर्म मोर सेल्स। तो वो G0 फेज में चला जाता है जहाँ पे वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है,
तो और हमारा असर्शन ट्रू है। रीज़न दिया दैट जी नॉट फेज अकर्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मिटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है और ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों कुछ सेल्स जी नॉट फेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है। क्योंकि वो जो जी नॉट फेज है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो मिटोजेंस होते हैं एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी के कमी की वजह से। तो जब इनको आप वापस से मिटोजन और कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स दोगे तो ये फिर से एंटर कर सकते हैं। कुछ सेल्स ही हैं जो ये सारे अगर चीज़ उनको वापस से दोगे मिटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स, तो वापस से वो सेल में एंटर करके एंड वो डिवीजन को कर सकता है। एंड एक नोट है, इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए कि जो एक्टिव है एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब इन दोनों में डिफरेंस है, सेम है बट डिफरेंस भी है। एक्टिव मतलब कि वो जो है वो सेल डिवाइड करेगा, एक सेल से दो सेल बनाएगा। एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब कि उसमें जो है सारी चीज़ें प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उस फेज़ में, समझ में आया। तो ये जो हमारा जी नोट वाला फेज़ है ना, ये इनएक्टिव होता है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। अगर आप उसको मिटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स लोगे तो वापस से सेल साइकिल में एंटर करके और हमारे सेल डिवीजन को परफॉर्म कर सकता है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया दैट प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस विच फॉलोज एस एंड G1 फेजेज ऑफ इंटरफेज। तो असर्शन गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोफेज तो पहला फेज होता ही है माइटोसिस का, लेकिन वो एस एंड G1 को नहीं, वो एस एंड G2 फेजेज ऑफ इंटरफेज को फॉलो करता है। तो असर्शन गलत हो जाएगा। रीजन दिया दैट प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो हमारा पहला फेज विच इज़ द प्रोफेज, ये कैसे स्टार्ट होता है, ये हमारा जब क्रोमोसोमल मटेरियल विच इज़ आवर डीएनए, उसका क्या होता है कंडेंसेशन, डीएनए बोलो या क्रोमोसोम बोलो, उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। तो असर्शन गलत है बट रीजन ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन दिया दैट स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो हमारा सेंट्रोमियर होता है, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स के बीच वाला पार्ट होता है कंस्ट्रिक्टेड एरिया, उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। एंड उसके दोनों साइड में हमारे काइनेटोकोर्स होती हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है विच इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये बिल्कुल ट्रू है असर्शन। रीजन दिया दैट काइनेटोकोर्स सर्व एज द साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द सेंट्रोमियर। तो रीजन भी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो हमारे काइनेटोकोर होता है वहाँ से क्या जुड़ता है, हमारे स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ करके और इसको जो हमारा क्रोमोसोम इसको खींचने का एंड एवरीथिंग एवरी वर्क इज डन बाय द स्पिंडल फाइबर, यहाँ से काइनेटोकोर से अटैच होकर के। तो असर्शन भी ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू है बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन दिया दैट ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट। तो बिल्कुल ट्रू असर्शन दिया है क्योंकि जो हमारा माइटोटिक एनाफेज मतलब कि माइटोसिस में एनाफेज जो आता है वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं एंड वो क्रोमेटिड्स में टूट जाते हैं। और ये जो हमारे क्रोमेटिड्स है ये दोनों साइड अपोजिट पोल पर खींचे जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है। रीजन दिया दैट ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट पोल। तो रीजन भी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि क्रोमोसोम टूटता है तो क्रोमेटिड के फॉर्म में वो हमारे क्रोमेटिड होते हैं वो पोल्स के तरफ जाते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को क्योंकि रीजन में ये नहीं बताया कि क्यों जो हमारे एनाफेज वाले प्रोसेस में सेंट्रोमियर स्प्लिट क्यों होते हैं। वो इसलिए स्प्लिट होते हैं क्योंकि जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच होकर के पुल करते हैं अपने तरफ से, इसीलिए वो स्प्लिटिंग होती है एनाफेज में। तो इसका रीज़न ये होना चाहिए था ना कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन दिया दैट सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो असर्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि जब भी हमारा सेल डिवीजन होता है या सेल ग्रोथ बोलो वो हमेशा इसीलिए होता है ताकि हमारा जो रेशियो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का वो एकदम इक्वल रहे, वो रेशियो मेंटेन रह सके, इसलिए हमारा सेल डिवीजन होता है।
अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ता है, या न्यूक्लियस का साइज बोल दो बढ़ गया, या न्यूक्लियस का जो भी कंटेंट वो ज़्यादा हो जाएगा साइटोप्लाज्म के कंटेंट से, तो पूरा सेल जो है बिगड़ जाएगा एंड कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो जो हमारा जो ये सेल डिवीजन होता है, ये बेसिकली होता क्यों, ताकि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो मेंटेन रह सके। तो असर्शन गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बिंग लिखा है। रीजन दिया दैट माइटोसिस हेल्प द सेल टू रीस्टोर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये रीस्टोर ही करता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को। तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन दिया दैट द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो बिल्कुल ट्रू असर्शन है क्योंकि जब भी दो क्रोमोसोम्स हमारे एकदम पास पास में आ जाते हैं, जुड़ते नहीं हैं, वो बस पास में आते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। रीजन दिया दैट साइनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। तो एकदम गलत है, लेप्टोटीन में नहीं, जाइगोटीन में होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पास पास में आ जाते हैं, साइनेप्सिस करते हैं। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन दिया दैट क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि दोनों क्रोमोसोम्स का जो एक नीचे वाला ये जो पार्ट ले लिया अगर हम, तो इसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का उन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर, एक्सचेंज करेंगे। बेसिकली इसका इस पे आ जाएगा, इसका इस पे आ जाएगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो एक्सचेंज होगा, रिकॉम्बिनेशन होगी जेनेटिक मटेरियल की। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosome। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है क्योंकि वाकई में क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है, हमारे दो होमोलॉगस मतलब एक ही जैसे दिखने वाले सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम, उनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। एंड रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि क्यों रिकॉम्बिनेशन होती है जेनेटिक मटेरियल की उन दो क्रोमोसोम्स में, क्योंकि एक्सचेंज होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, इसीलिए नया चीज़ बनता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन दिया दैट द क्रॉसिंग ओवर इज एन इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि इंजाइम के थ्रू ही ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है ये होता है। रीजन दिया दैट द इंजाइम इन्वॉल्व्ड इन क्रॉसिंग ओवर इज लाइएज। ये बिल्कुल गलत है, लाइएज नहीं, हमारा रिकॉम्बिनेज इंजाइम हमारा क्रॉसिंग ओवर में लगता है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन दिया है दैट द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डिप्लोटीन। असर्शन गलत है क्योंकि मियोटिक फेज मतलब मियोसिस वाला का जो पहला फेज होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 में जो प्रोफेज 1 होता है, उसका प्रोफेज 1 में बोला है कि फाइनल स्टेज जो होता है हमारा डिप्लोटीन होता है। ऐसा नहीं होता है, डायकिनेसिस जो होता है वो हमारा फाइनल स्टेज होता है। रीजन दिया दैट द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो रीजन ट्रू है क्योंकि डिप्लोटीन जो होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन की शुरुआत कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अगर साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाए, मतलब वो घुलने लगता है साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, तो उससे हम ये देख के बता सकते हैं कि येस नाउ द डिप्लोटीन प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड या इनिशिएट वो हो गया है। एंड डिप्लोटीन स्टेज में काइजमेटा भी प्रेजेंट होती है। तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन दिया दैट द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। एकदम असर्शन ट्रू है क्योंकि जो दो मियोटिक डिवीजन होते हैं मतलब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इन दोनों के बीच में एक स्टेज होता है जिसको हम इंटरफेज नहीं इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। तो एकदम रीजन भी ट्रू है क्योंकि जो हमारा इंटरकाइनेसिस होता है वो एकदम छोटा है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए ही वो होता है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ आवर लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसका असर्शन दिया दैट मेटाफेज 2 बिगिंस विथ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इनटू 2। एकदम 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 गलत बात है क्योंकि ये मेटाफेज 2 में नहीं, ये कहाँ होता है, हमारा एनाफेज 2 में होता है कि जो हमारे सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होते हैं। मेटाफेज में मतलब समझो, मेटाफेज मतलब कि मिडिल में मिल जाना, वो सारे जो होते हैं ना वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ ये होना चाहिए था, यहाँ गलत दिया असर्शन में। रीजन दिया दैट इन मेटा
फेज 2 क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। बड़ा चालाक क्वेश्चन है भाई, असर्शन एकदम गलत दे दिया था, कुछ भी बोल दिया। रीज़न में सेम उसी का आंसर एकदम सही बता दिया है। तो रीज़न ट्रू है यहाँ पे, क्योंकि वो वाकई में अलाइन होते हैं इक्वेटर पे हमारे, एंड असर्शन गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, हिम्मत मत हारना, बस ये आखिरी क्वेश्चन है यार, जल्दी से खत्म करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 15 का असर्शन दिया है दैट वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो यार हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इवोल्यूशन के कोर्स में। कोई भी चीज़ इवॉल्व हो रहा है, हमने उसके भी पढ़ा है ना नेचुरल सिलेक्शन वाला। तो नेचुरल सिलेक्शन भी यही कहता है कि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा वो उतना अडेप्ट करेगा हमारे सराउंडिंग के साथ, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ उतना अडेप्ट करेगा वो। तो वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है नेचुरल सिलेक्शन के लिए भी। तो वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये असर्शन ट्रू होगा। रीजन दिया दैट मियोसिस इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो मियोसिस होता है, मियोसिस में क्या होता है कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, हमने अभी क्रॉसिंग ओवर में भी पढ़ा था। तो जब जेनेटिक मटेरियल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एंड एक्सचेंज हो रहा है, तो उससे ऑफकोर्स वेरिएशंस आएंगी। जो हमने पेरेंट लिया था उसके जैसा ही सेम नहीं बनेगा, वेरिएशंस आएंगे। एंड यही वेरिएशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक जनरेशन से अगले जनरेशन में वेरिएबिलिटी को लाने के लिए। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, क्योंकि रीज़न ने ये नहीं एक्सप्लेन किया है कि वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेन इन द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सो येस, हियर वी कंप्लीट दिस इंटायर चैप्टर एंड बस खत्म हो गया। 15 क्वेश्चन थे, ज़्यादा था ही नहीं, कहा था इतना आसान था, कुछ भी तो नहीं था इसमें, बस थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।